डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्ष विराम। It was agreed between them that both sides would stop all firing with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी मध्यस्थता में हुआ संघर्ष विराम। सेना ने कहा संघर्ष विराम के बावजूद बनी रहेगी सतर्कता। We remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity. संघर्ष विराम से पहले पाकिस्तान की ओर से भारत के अस्पतालों और स्कूलों पर हुए हमले। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। पुर्तगाल ने 18,000 विदेशी नागरिकों को वापस भेजने का लिया फैसला। होंगी खेल की खबरें और खास रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं आराधना। भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम के बाद कांग्रेस की मोदी सरकार से बड़ी अपील। पार्टी सांसद जयराम रमेश बोले, संसद का विशेष सत्र बुलाएं, पहलगाम हमले से लेकर अब तक की स्थिति बताएं। कहा ये राष्ट्रीय जरूरत। ग्वालियर से ड्यूटी ज्वाइन करने जम्मू जा रहे एक जवान से टीटीई ने ट्रेन में मांगी रिश्वत। बॉर्डर पर जाने वाले जवान को जेल भेजने की दी धमकी। बहस का वीडियो आया सामने। रेलवे ने टीटीई को किया सस्पेंड। राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सभी एग्जाम किए रद्द। 7 राज्यों के 24 जिलों में कॉमेड के एग्जाम पोस्टपोन। यूजीसी ने जारी की अधिसूचना। भारत पाक तनाव के चलते फैसला। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का निकाल रहे गलत मतलब। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा ये कुरान की आयत का कथित दुरुपयोग। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के दावे को सख्ती से किया खारिज। कहा इस तरह की किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं। पाकिस्तान ने कहा था भारत की तरफ से अफगानिस्तान की जमीन पर दागी गई मिसाइल। राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत को नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किया नामित। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। नालसा के वर्तमान एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस BR गवई 14 मई को CJI के रूप में पदभार करेंगे ग्रहण। 13 मई को CJI संजीव खन्ना होंगे रिटायर। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। पहलगाम हमले के 2 हफ्ते बाद आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद ही पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी गोलाबारी और भारतीय सेना की ओर से की जा रही जवाबी कार्रवाई आज शाम 5 बजे थम गई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार को एक संक्षिप्त बयान में ये जानकारी दी और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. लेकिन विक्रम मिस्री के बयान से कुछ देर पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह खबर दी कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी तुरंत और पूर्ण संघर्ष विराम की पुष्टि कर दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि शनिवार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और पानी में हर तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये भी बताया कि ये जानकारी जमीनी स्तर तक पहुंचा दी गई है। उसके बाद हुई सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमोडोर रघु एन नायर ने कहा कि संघर्ष विराम जरूर हुआ है, लेकिन हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हर गतिविधि पर नजर रहेगी। Whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संघर्ष विराम का स्वागत किया है। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग जख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट एक्स पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और भारत तुरंत प्रभाव से संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं।
पाकिस्तान हमेशा क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करता रहा है, वो भी अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता किए बिना। उधर संघर्ष विराम से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा सैन्य संघर्ष लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार रात पाकिस्तान ने भारतीय सेना के कई सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों पर मिसाइल, ड्रोन और तोपों से हमले किए। भारत का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में उसने पाकिस्तान के कई वायु सैनिक अड्डों पर हमले किए हैं। आपसी गोलाबारी में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ जानमाल के व्यापक नुकसान की रिपोर्टें लगातार आईं। पूरी जानकारी दे रही हैं आंचल। भारतीय सेना की तरफ से आज जानकारी दी गई कि पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। भारत के सैन्य अभियान की लगातार जानकारी दे रही भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान को उचित जवाब दिया गया है। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। भारत की तरफ से उन खबरों का भी खंडन किया गया जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर हमला किया है। सेना की प्रवक्ता के मुताबिक कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्हें पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की तरफ से भारत के बुनियादी ढांचों पर हमलों की बातों को झूठा करार दिया। विदेश सचिव ने लोगों से ये अपील की कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से फैलाई जाने वाली झूठी बातों से भ्रमित ना हो। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार भड़काने वाली कार्रवाई हो रही है, लेकिन भारत की तरफ से उसका जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया जा रहा है। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted. इधर राजौरी, पुंछ और जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलाबारी शनिवार को भी जारी रही और कुछ लोगों की जान चली गई। मृतकों में राजौरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा भी शामिल हैं। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में एक घर में ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पंजाब के कई इलाकों में ब्लैकआउट की घोषणा की गई है और लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोग किसी भी स्थिति का मुकाबला करने को तैयार हैं। पंजाब जम्मिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार रात भी 26 जगहों से घुसपैठ की कोशिश की गई और सैकड़ों ड्रोन दागे गए। इससे पहले भी ऐसी कोशिशें हुई जिन्हें सेना ने नाकाम कर दिया। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अब बात करते हैं यूरोपीय देश पुर्तगाल की, जहां आने वाले दिनों में आम चुनाव होने हैं और उससे ऐन पहले वहां की कार्यवाहक सरकार देश में रह रहे 18,000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि अनियमित तरीके से देश में रह रहे विदेशियों पर यह कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं आराधना। पुर्तगाल में 18 मई को मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव से ठीक पहले सरकार करीब 18,000 लोगों को देश छोड़कर जाने का आदेश देने वाली है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक ये कार्रवाई अनियमित तरीके से रह रहे लोगों पर केंद्रित है और जल्दी ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 4,500 विदेशी लोगों को ये मौका दिया गया है कि वो स्वेच्छा से देश छोड़कर जाएं, जिसके लिए उन्हें 20 दिन की मोहलत दी गई है। लेकिन उसके बाद इसे लेकर सख्ती की जाएगी। पुर्तगाल में आप्रवासन बड़ा मुद्दा है। यहाँ ये मांग अक्सर उठती रही है
कि जो लोग देश में अनियमित तरीके से रह रहे हैं या दाखिल हो रहे हैं, उन्हें उनके देश वापस भेजने यानी डिपोर्ट करने की व्यवस्था की जाए। कार्यवाहक सरकार के प्रमुख अंतोनियो लेइतो अमारो ने पिछले हफ्ते ये मुद्दा उठाते हुए कहा था कि पुर्तगाल का डिपोर्टेशन सिस्टम कारगर नहीं है और इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। उनका कहना था कि पुर्तगाल उन 3 यूरोपीय देशों में से एक है जहां सबसे कम संख्या में लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। पुर्तगाल दक्षिण पश्चिम यूरोप का देश है जो स्पेन, एंडोरा और फ्रांस के कुछ हिस्सों के साथ मिलकर आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। यूरोप के कई अन्य देशों की तरह पुर्तगाल में भी पिछले कुछ समय से दक्षिणपंथ तेजी से मजबूत हो रहा है। धुर दक्षिणपंथ, राष्ट्रवाद और लोक लुभावनवाद की भावना मजबूत होने से राष्ट्रीय राजनीति पर भी उसका असर पड़ रहा है। मार्च 2024 में हुए चुनाव में धुर दक्षिणपंथी शेगा पार्टी का जनाधार बढ़ा और 18% वोटों के साथ वो पुर्तगाल की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। शेगा पार्टी आप्रवासन नीति को सख्त बनाने की भी मांग करती है। कई विश्लेषकों का ये मानना भी है कि धुर दक्षिणपंथ के मजबूत होने की एक वजह राजनीतिक अस्थिरता भी है। करीब 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 3 साल में तीसरी बार मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ की दोनों बड़ी पार्टियों सोशलिस्ट पार्टी यानी पीएस और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीएसडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में शेगा का मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था बदलने का वादा कई लोगों को आकर्षक लगता है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब एक नजर डालते हैं इस हफ्ते शेयर बाजार की हलचल पर, बता रही हैं आंचल। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर इस हफ्ते शेयर मार्केट पर भी दिखा। बीएसई का सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा नीचे पहुंच गया, जबकि निफ्टी 24,000 अंक तक नीचे आ गया। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात बनने से विदेशी संस्थागत निवेशक अपनी खरीदारी रोक सकते हैं। हालांकि तनाव बढ़ने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार लगभग स्थिर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 22 अप्रैल से अब तक 13% से ज्यादा नीचे आ चुका है। सप्ताह की शुरुआत में भारतीय बाजारों में तेजी रही। निवेशकों ने आईटी और ऑटो सेक्टर में खरीदारी दिखाई, लेकिन बुधवार से बाजार कमजोर होने लगा, जिसका मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों के सतर्क रुख के कारण प्रमुख शेयरों में बिकवाली बढ़ने लगी, खासकर बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में। इसकी वजह से निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में ही गिरावट देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बाहरी उतार चढ़ाव देखने को मिला। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले कई हफ्तों से लगातार खरीदारी की थी और 15 अप्रैल से अब तक करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। लेकिन माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वो अपनी रणनीति बदल सकते हैं, यानी निवेश कम कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये भी है कि जो विदेशी निवेशक पहले भारत में पैसा लगा रहे थे, वो अब इस तनाव के डर की वजह से अपना पैसा निकाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों की स्थिति वैश्विक अनिश्चितता के बीच सतर्क रुख न सिर्फ भारतीय शेयर मार्केट बल्कि इस हफ्ते वैश्विक शेयर बाजारों में भी मिला जुला रुख देखने को मिला। अमेरिका, यूरोप और एशिया के ज्यादातर बाजारों में भी भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की छाया दिखाई पड़ी। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट के तीनों प्रमुख सूचकांकों डाउ जोन्स, नेस्डेक और S&P 500 में पिछले हफ्ते अस्थिरता बनी रही और हफ्ते के आखिर में गिरावट के साथ बंद हुए। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए 10 मई की सुबह एक बड़े झटके के साथ शुरू हुई। खबर आई कि दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना लिया है और इसकी जानकारी उन्होंने बीसीसीआई को दे दी है। ये खबर तब आई जब फैंस अभी कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास की खबर से उबर भी नहीं पाए थे। बीसीसीआई ने कोहली से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है, लेकिन कोहली अपने निर्णय बदलने के मूड में नहीं दिख रहे। कोहली हमेशा सोच समझकर फैसले लेते हैं। पहले भी उन्होंने जब T20 कप्तानी छोड़ी थी तब बीसीसीआई ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। हाल के दिनों में कोहली की टेस्ट फॉर्म चिंता का विषय रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो बार बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हुए। सीरीज के पहले मैच में शतक के बावजूद उनका प्रदर्शन खराब रहा और भारत 1-3 से हार गया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हराया था, जहां कोहली 3 मैचों में सिर्फ 93 रन ही बना पाए थे। 2011 में टेस्ट डेब्यू करने वाले कोहली ने 2019 तक टेस्ट क्रिकेट में बादशाहत की। इस दौरान उनका औसत 94.97 था और उन्होंने 27 शतक भी लगाए।
वो जो रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ से ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन 2020 से उनकी फॉर्म में गिरावट आई। तब से उन्होंने 39 टेस्ट में 30.72 की औसत से सिर्फ 2028 रन बनाए और केवल 3 शतक लगाए। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोहली को अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद वो टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। अगर वो भी संन्यास ले लेते हैं तो इंग्लैंड दौरे पर शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत जैसे युवा बल्लेबाजों के साथ टीम कमजोर पड़ सकती है। फैंस और बीसीसीआई को उम्मीद है कि कोहली अपने फैसले पर दोबारा विचार करेंगे और भारतीय टेस्ट टीम को और मजबूती देंगे। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट, जिसमें हमारे साथी अतुल सिन्हा याद कर रहे हैं एक ऐसे गायक और संगीतकार को जिन्होंने फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की और रविंद्र संगीत को लोकप्रिय बनाया। ये गायक और संगीतकार हैं पंकज मलिक, जिनकी गायन शैली एकदम अलग थी। तो सुनिए अतुल सिन्हा की ये रिपोर्ट। अगर फिल्मों की शुरुआती दौर की बात करें तो 1930 से पहले मूक फिल्मों में भी बैकग्राउंड संगीत हुआ करता था और बाद में बोलती फिल्मों का दौर आने के बाद से संगीतकारों की अहमियत और बढ़ी। उसी दौर में एक ऐसे गायक और संगीतकार सामने आए जिनकी गायन शैली एकदम अलग थी। रविंद्र संगीत का इस्तेमाल फिल्मों में करने वाले ये पहले संगीतकार थे पंकज मलिक। पंकज मलिक और कुंदन लाल सहगल लगभग हम उम्र थे। दोनों की ही गायन शैली तकरीबन एक जैसी थी। सहगल ने भी अपने तमाम गीत गाए पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में। 10 मई 1905 को कोलकाता में पैदा हुए पंकज मलिक ने बचपन से ही अपनी मां मोनो मोहिनी मलिक से संगीत की शिक्षा ली। हारमोनियम देखते ही वो मचल उठते और जल्दी ही हारमोनियम के साथ गाने लगते। उनके पिता मोनी मोहन की पारंपरिक बंगाली संगीत में गहरी रुचि थी। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय की देखरेख में भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा हासिल की। कोलकाता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान पंकज मलिक की मुलाकात हुई रविंद्रनाथ टैगोर के पोते दिनेंद्रनाथ टैगोर से और तभी से उनकी गहरी दिलचस्पी रविंद्र संगीत में हुई। रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों को आगे बढ़ाने वालों में पंकज मलिक का अहम योगदान रहा। जब 18 साल के थे तो रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत नेमेचे आज प्रोथोम बादल की पहली कॉमर्शियल रिकॉर्डिंग की थी, जो उस वक्त श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। पंकज मलिक ने 1927 में भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से जुड़कर संगीत की दुनिया में कदम रखा, जो बाद में आकाशवाणी के नाम से जाना गया। उन्होंने आकाशवाणी में महिषासुरमर्दिनी जैसे कार्यक्रमों के लिए संगीत तैयार किया, जो आज भी दुर्गा पूजा के मौके पर महालया में प्रसारित होते हैं। पंकज मलिक का सिनेमा में अहम योगदान रहा। उन्होंने 1931 से लेकर 1969 तक लगभग 100 फिल्मों में संगीत दिया। रविंद्र संगीत को फिल्मों में पेश करने वाले वो पहले संगीतकार थे और भारतीय सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग की भी उन्होंने ही शुरुआत की। पंकज मलिक को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा उन्हें कई सम्मान मिले। पंकज मलिक ने अपने कैरियर में कई मशहूर गीत गाए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं बंगाली फिल्मों के लिए गीत, रविंद्र संगीत और आधुनिक बंगाली गीत। उनकी गायन शैली में एक खास किस्म की मिठास और श्रोताओं को बांध लेने की क्षमता थी। बेशक आज के दौर में पंकज मलिक जैसे गायकों को नई पीढ़ी नहीं जानती हो या नहीं याद करती हो, लेकिन उनके गाए गीत भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया में अपनी अहम जगह रखते हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।